तो मेरा नाम अर्जुन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन के विश्वकर्मा देख रहे हैं। मैंने पहली वीडियो बैंकिंग प्रणाली की वाणिज्य बैंक के ऊपर लिखाई थी, जहां पर मैंने उसके दो महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताया था। अब उसके बाद हम सेंट्रल बैंक के कार्य और इसके बारे में बताते हैं। तो इससे पहले अगर आपने वाणिज्य बैंक की प्रणाली को नहीं देखा है, उसके कार्य को नहीं वीडियो देखा है, तो आप वीडियो देखकर फिर इसको देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो किसी भी देश में एक ही बैंक होती है, दूसरी बैंक नहीं होती। सेंट्रल बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही होती है, और जो वो बैंक होती है वो बिल्कुल सर्वोच्च बैंक होती है, टॉप की बैंक होती है, जिसे एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। अब भारत में इसको RBI के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका में आप बोल सकते हो फेडरल बैंक ऑफ ब्यूरो, ठीक है। और जो इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक है वो सबसे पुरानी सेंट्रल बैंक है पूरे विश्व की, ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च बैंक है जो अन्य बैंकों का निर्गमन, नियंत्रण या संचालन करती है, यानी कि उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करती है, बाउंड्रीज क्रिएट करती है, और उनको कैसे चलाना है, कैसे उनको एक प्रकार से उनके फंक्शंस क्या होने चाहिए, ये सारा निर्धारित करती है केंद्रीय बैंक, RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो तब देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब उसके कार्य के ऊपर आते हैं। तो पहला कार्य होता है इसका नोट जारी करने का बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास ही सिर्फ एक ऐसा अधिकार होता है जहां पर वो नोट जारी कर सकता है, जिसमें से 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये के नोट और सिक्कों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो बैंक जारी RBI जो नोट जारी करती है, ये बड़े लेन देनों को संभव बनाते हैं, जिसको बोलते हैं असीमित विधिग्राह, यानी कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ठीक है। और करेंसी जारी करने से पहले 200 करोड़ का सोना एवं प्रतिभूतियां होनी चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का सोना तथा बाकी जितनी भी प्रतिभूतियां, ये मिनिमम अमाउंट रिजर्व होना चाहिए RBI के पास नोट जारी करने के लिए, ठीक है। अब अगर पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक ही बैंक के पास अधिकार है, जिसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है, नोट छापने के लिए, तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि एक ही प्रकार की नोट चलेगी, यानी कि समरूपता आएगी नोटों में। अब मुद्रा प्रणाली पर विश्वास भी होगा, RBI पे लोग विश्वास भी करेंगे, जिससे मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, जो RBI द्वारा ही किया जाता है। अब दूसरी उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे आते हैं RBI का, जो होता है सरकार का बैंक, ठीक है। और सरकार का बैंक जो है वो 3 तरीक़ों से काम करता है। एक तो गवर्नमेंट बैंक है वो, दूसरा ये सलाहकार के रूप में काम करता है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, और एक एजेंट के रूप में भी काम करता है RBI। अब सरकार के बैंक के रूप में ये इसीलिए काम करता है क्योंकि जितने भी सरकार के विभाग होते हैं उनके अकाउंटों को मेंटेन करता है ये अपने अकाउंट में, ठीक है। और सलाहकार के रूप में ये आर्थिक निर्णय लेने में गवर्नमेंट की सहायता करता है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की बात की जाए, प्राइस को कम करना है या ज़्यादा करना है, मुद्रा मनी सप्लाई बढ़ानी है, घटानी है, या इंटरेस्ट रेट कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो ये गवर्नमेंट से निर्णय लेकर या सलाह लेकर फिर ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सलाहकार के रूप में भी काम करता है। और दूसरी बात करी थी एजेंट के रूप में, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन मार्केट में बेचते हैं, खुली बाजार की क्रियाओं में बेचने का काम करती है RBI, ठीक है। अब तीसरा कार्य जो है महत्वपूर्ण है वो है बैंकों का बैंक। अब हमारा बैंक, यानी कि एक आम पब्लिक का बैंक तो कमर्शियल बैंक होती है, पर ये कमर्शियल बैंकों का भी बैंक है, यानी कि जैसा हमारा रिलेशन है कमर्शियल बैंक के साथ, वैसे ही कमर्शियल बैंक का रिलेशन बिल्कुल सेंट्रल बैंक के साथ है, यानी कि कमर्शियल बैंक भी अपनी जमाएं सेंट्रल बैंक में जमा कर सकती है और उनसे लोन भी ले सकती हैं, जैसा हम करते हैं कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है। तो ये वाणिज्य बैंक की जमाएं स्वीकार करती है तथा उन्हें ऋण यानी कि ऋण प्रदान करती है, और ये बैंकों के नियम, कानून, संचालन और नियंत्रण के लिए पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन भी क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये इसके तीसरा महत्वपूर्ण कारण था। अब चौथा है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में भी ये काम करती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बैंकिंग प्रणाली तभी अच्छी तरीके से चलती है जो लोगों का विश्वास होता है उस पर, और जब वो विश्वास उठ जाता है या फिर उन्हें एक ऐसा भविष्य में प्रतीत होता है कि हमारा पैसा डूबने वाला है ये, तो क्या करते हैं लोग, अपनी सारी जमाओं को जो बैंकों के पास जमा है पहले से ही कमर्शियल बैंक के पास, वो एक ही साथ निकलवाने चले जाते हैं। अब बैंक सारा पैसा अपने पास नहीं रखती है, जिसके कारण वो सारी जमाओं को एक साथ देने में असमर्थ होती है। तो उनके विश्वास को रखने के लिए, जो जमा करता है उनके विश्वास को कायम रखने के लिए RBI जो है वो
अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करती है। वाणिज्य बैंक को ये बिल्कुल लास्ट टाइम में लोन प्रोवाइड करती है। जब वाणिज्य बैंक कहीं से भी लोन प्रोवाइड नहीं होता है, कहीं से भी लोन उसको नहीं मिल पाता है, तो आरबीआई लास्ट में आकर लोगों की, जनता के विश्वास को मजबूती देने के लिए वो वाणिज्य बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, जिससे वो क्या करते हैं, लोगों के बीच में एक भरोसा और एक मजबूती का काम करती है, गारंटी प्रदान करती है। ठीक है। साख नियंत्रण यानी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में बदलाव, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रापूर्ति को करना है नहीं करना है, क्रेडिट क्रिएशन कितनी रखनी है नहीं करनी है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना है नहीं घटाना है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, आरबीआई द्वारा ही की जाती है। जिसमें जो अब ये अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, जैसे CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें। अगर आप CRR, SLR को नहीं जानते हैं तो आप इन्फ्लेशन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता चलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और जो भी सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।